बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की आज की क्लास में हम हमारा टॉपिक पढ़ेंगे सिंक्रो साइक्लोट्रॉन। प्रिय विद्यार्थियों, हमने हमारी पिछली क्लास में हमने देखा था कला स्थायित्वता। कला स्थायित्वता का मतलब हमने समझा था कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र को स्थिर रखते हुए जो वोल्टता स्रोत है आपका, आवृत्ति वोल्टता स्रोत की आवृत्ति, और इसके साथ ही जो है आपके जो पार्टिकल गतिशील है उस पार्टिकल की जो आवृत्ति है दोनों समान कला में बनी रहे, तो हम कहते हैं कि वहाँ कला स्थायित्वता बनी हुई है। यदि दोनों की आवृत्तियाँ समान कला में समान स्थिति में नहीं है तो हम उसे कला स्थायित्वता नहीं कहते हैं। तो कला स्थायित्वता बहुत आवश्यक है। यदि आपको पार्टिकल का जो वेग है या उसकी ऊर्जा जो है उच्च करनी है, उसे उच्च ऊर्जा से त्वरित करना है, तो कला स्थायित्वता अत्यंत आवश्यक होती है। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं सिंक्रोट्रॉन। इससे पहले हमने साइक्लोट्रॉन पढ़ा, बीटाट्रॉन पढ़ा। साइक्लोट्रॉन तो धनायनों के लिए होता है, बीटाट्रॉन हल्के आयनों, हल्के द्रव्यमान के आयनों जैसे इलेक्ट्रॉन है उनके लिए होता है। सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन में चुंबकीय क्षेत्र को स्थिर रखते हुए, चुंबकीय क्षेत्र को क्या रखेंगे हम, स्थिर रखते हुए आवृत्ति वोल्टता स्रोत की आवृत्ति में परिवर्तन करते हुए कला स्थायित्वता लाते हैं। तो कला स्थायित्वता के लिए हमने देखा था कि दो स्थितियां हैं कि चुंबकीय क्षेत्र को स्थिर रखो और वोल्टेज सोर्स की आवृत्ति में परिवर्तन करो, या दूसरी कंडीशन क्या थी कि वोल्टेज सोर्स की आवृत्ति को स्थिर रखो और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करो। दो प्रकार से कला स्थायित्वता हमने पढ़ी थी। तो इस त्वरित्र द्वारा हल्के आयनों जैसे धनायन है, प्रोटॉन यानी कि प्रोटॉनों को जो है उच्च ऊर्जा तक त्वरित कर सकते हैं। तो यह जो सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन है किनके लिए वर्क करता है, धनायनों के लिए वर्क करता है। तो इसकी जो बनावट है वो इस प्रकार से रहती है। यहाँ एक अर्ध डी, आधा डी, यहाँ जो है एक अर्धवृत्ताकार आधा वृत्त सर्कुलर खोखला डी होता है, और ये रहा आपके आवृत्ति वोल्टता स्रोत जहाँ से आवृत्ति की वोल्टता को परिवर्तित कर सकते हैं, परिवर्तन करेंगे। और ये निर्वातित कक्ष होता है, इसमें निर्वात बना होता है, और यहाँ से जो है आपके पॉजिटिव आयन प्रवेश करता है, और यहाँ से पॉजिटिव आयन जब उसकी ऊर्जा उच्च हो जाती है तो वो यहाँ से एग्जिट करता है। और ये इलेक्ट्रिक डिटेक्टर है, इसे डिटेक्ट करने के लिए तो इस प्रकार से इसकी जो है प्रायोगिक व्यवस्था रहती है। अब देखिए इसकी ये किस तरह से इसकी प्रणाली को बताता है। सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन में निर्वातित कक्ष में एक डी होती है जिसे आवृत्ति मॉड्यूलित शक्ति स्रोत से जोड़ते हैं। निर्वातित कक्ष को दो बड़े चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखते हैं। धनायन स्रोत को एक मध्य बिंदु में रखा जाता है तथा स्थिर विद्युत विक्षेपक व चुंबकीय विक्षेपक द्वारा धनायनों को सर्पिलाकार कक्षा के मध्य तल में बनाए रखता है। तो विद्युत विक्षेपक और चुंबकीय विक्षेपक क्या करते हैं, ये रहा इलेक्ट्रिक डिटेक्टर और ये रहा मैग्नेटिक डिटेक्टर, ये क्या करते हैं, इसे वृत्ताकार पथ में बनाए रखते हैं। इसके वर्किंग पर हम फोकस करते हैं। जब धनायन स्रोत से धनायन उत्सर्जित होता है तो आवृत्ति वोल्टता स्रोत की आवृत्ति इस प्रकार परिवर्तित होती है कि डी ऋणावेशित हो जाए। तो धनायन उसमें तभी प्रवेश करेगा जब डी कैसी होगी, ऋणावेशित हो। तो डी ऋणावेशित हो जाए, इस प्रकार उसकी आवृत्ति वोल्टता स्रोत को रखा जाता है जिससे धनायन डी के अंदर प्रवेश करता है। चुंबकीय क्षेत्र की
उपस्थिति के कारण डी के अंदर धनायन का पथ वृत्ताकार हो जाता है। जैसे ही धनायन डी को पार करता है, जो आवृत्ति वोल्टा स्रोत है उसकी आवृत्ति परिवर्तित होने से धनायन अधिक ऊर्जा से त्वरित होता है। अतः अधिक ऊर्जा का धनायन नई त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति करने का प्रयास करता है, जिससे उसका पथ सर्पिलाकार हो जाता है तथा चुंबकीय फोर्सन द्वारा धनायन की सर्पिलाकार कक्षा को चुंबकीय ध्रुवों के मध्य तल में बनाए रखा जाता है, यानी कि वो चुंबकीय ध्रुवों से दूर नहीं जाए, चुंबकीय ध्रुवों के मध्य तल में ही उसकी कक्षा बनी रहे। चुंबकीय फोर्सन के द्वारा ऐसा किया जाता है। इस प्रकार धनायन की ऊर्जा में वृद्धि करके उसका वेग प्रकाश के वेग के तुल्य बनाया जाता है, और जब उसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो जाता है तो उसे फिर एग्जिट डोर से बाहर लक्ष्य तक पहुंचाया जाता है। अब इसका मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन देखते हैं, गणितीय विश्लेषण देखते हैं। तो हम जानते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में साइक्लोट्रॉन तथा सर्पिलाकार गति के लिए एक आवश्यक प्रतिबंध है कि अब केंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल के बराबर हो। तो mv²/r इज इक्वल टू QVB। तो mv इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक v से v कैंसिल हो, mv बराबर QBR। तो p बराबर कितना हो गया, QBR के रूप में हो गया। और v इज इक्वल टू r ओमेगा, v इज इक्वल टू कितना, r ओमेगा होता है। तो यहाँ v की वैल्यू रखेंगे तो m r ओमेगा इज इक्वल टू QBR, r से r कैंसिल। तो ओमेगा इज इक्वल टू QB/m। तो ओमेगा बराबर QB। अब यहाँ हमने इसको c² से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो QB c²/mc²। आइंस्टीन के अनुसार E बराबर क्या होता है, mc² होता है। E बराबर mc² होता है। और ऊर्जा रेस्ट मास की कंडीशन में E बराबर k+m0c² होता है। आइंस्टीन ऊर्जा समीकरण के अनुसार E बराबर k+m0c² रेस्ट मास की कंडीशन में, ये रेस्ट मास है आपके पास, ये काइनेटिक एनर्जी है। तो ओमेगा बराबर QBc²/k+m0c², यहाँ हमने रख दिया है इसके स्थान में। ये E² होता है, हाँ। तो ये हमने इसकी वैल्यू यहाँ पुट की E की, और ओमेगा बराबर 2πf के रूप में हम यहाँ ले रहे हैं। ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, ध्यान रखें। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πf यहाँ पुट करेंगे तो QBc²/2π इधर नीचे की तरफ लेंगे तो 2πk+m0c² यहाँ बनता है। अतः D में गतिशील धनायन की कुल ऊर्जा बढ़ने से जो इक्वेशन नंबर 2 है हमें मिली है के अनुसार साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति में कमी होगी। हम जानते हैं कि आपेक्षिकीय ऊर्जा तथा आपेक्षिकीय संवेग में जो निम्न संबंध होता है, E² बराबर p² c² m0² c⁴, ऐसा हम पढ़ चुके हैं हमारी पिछली क्लासों में, एनर्जी और आपेक्षिकीय संवेग के मध्य संबंध। तो E² p² c² प्लस m0² c⁴। तो यहाँ हम E की वैल्यू तो रखेंगे k+m0c², इसका होल स्क्वायर, प्लस p इज इक्वल टू p² c² प्लस m0² c⁴। अब इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो k² प्लस m0²
सी की पावर 4 प्लस 2k एम नोड सी स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोड स्क्वायर सी की पावर 4। तो एम नोड सी स्क्वायर सी की पावर 4 से एम नोड स्क्वायर सी की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें पी स्क्वायर बराबर मिलेगा के स्क्वायर प्लस 2k एम नोड सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये सी स्क्वायर इधर नीचे चला जाएगा तो पी स्क्वायर बन जाएगा। तो p इज इक्वल टू इसका अंडर रूट ले लेंगे, p इज इक्वल टू इसका अंडर रूट आ जाएगा। तो p बराबर हम किसके रूप में ले रहे हैं, p बराबर क्यू बी आर। हमने देखा था अभी इसके पहले कि एम वी बराबर कितना आता है क्यू बी आर। तो क्यू बी आर बराबर ये। तो यहाँ से हम रेडियस फाइंड आउट करना चाहें उसकी वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, तो वो आएगी आपके पास 1/QBC अंडर रूट के प्लस 2m नोड सी स्क्वायर के रूप में। अतः धनायन की ऊर्जा बढ़ने से समीकरण 5 के अनुसार जो है त्रिज्या के मान में वृद्धि होगी, जिससे धनायन सर्पिलाकार पथ में गति करेगा। तो धनायन की ऊर्जा बढ़ने से जो समीकरण 5 है इसके अनुसार ही उसकी त्रिज्या के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी, और जो धनायन है वो सर्पिलाकार पथ में बना रहेगा। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट प्रकार का जो त्वरित्र है वो है सिंक्रोट्रॉन। ये तो हमने पढ़ा सिंक्रो साइक्लोट्रॉन, अब हम पढ़ेंगे सिंक्रोट्रॉन। तो सिंक्रोट्रॉन में जो मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। सिंक्रोट्रॉन में देखिए क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को तो परिवर्तित करता हुआ लेंगे, और जो आवृत्ति वोल्टा स्रोत है उसे हम क्या रखें, कांस्टेंट। अर्थात यहाँ जो हम कलास्थायित्वता स्थापित करेंगे, उस कलास्थायित्वता के लिए हम चुंबकीय क्षेत्र को तो परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के रूप में लेंगे, और जो आवृत्ति वोल्टा स्रोत है उसकी आवृत्ति में क्या करेंगे, उसके जो चुंबकीय स्रोत है, सोर्स चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र को हम परिवर्तित करेंगे और आवृत्ति वोल्टा स्रोत को नियत रखेंगे। इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इसको नियत बना करके रखेंगे। तो सिंक्रोट्रॉन में आवृत्ति वोल्टा स्रोत की आवृत्ति को नियत रखते हुए कला स्थायित्वता प्राप्त करते हैं। इसमें चुंबकीय क्षेत्र के मान को परिवर्तित करते हैं। सिंक्रोट्रॉन निम्न दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन और एक होता है बीटा सिंक्रोट्रॉन। तो सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन को हम स्टडी करेंगे। बीटाट्रॉन में इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जा सकता है। बीटाट्रॉन जो हमने इससे पहले देखा था, इनसे पूर्व का जो दूसरे नंबर का त्वरित लिया था हमने बीटाट्रॉन, वहाँ इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहे थे हम, उच्च ऊर्जा से त्वरित किया जा सकता है। किंतु बीटाट्रॉन में अधिक शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों की आवश्यकता होती है तथा बीटाट्रॉन का आकार भी क्या होता है, बड़ा होता है। एक तो वहाँ चुंबकीय ध्रुवों की, बड़े चुंबकीय ध्रुवों की, अधिक शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों की आवश्यकता होती है। जो बीटाट्रॉन है उसकी कमी में हमने पढ़ा भी था कि इसका जो आकार है वो बहुत बड़ा होता है। तो इसी कारण अब जो है इलेक्ट्रॉन को जो है इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन की सहायता से त्वरित किया जा सकता है। कैसे करेंगे इसे देखते हैं। तो अतः बीटाट्रॉन की जो उपरोक्त कमियां हैं उनको दूर करते हुए इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए एक नए त्वरित्र का निर्माण किया गया, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन का जो डायग्राम है वो इस तरह से रहता है। तो यहाँ आपके देख सकते हैं कि नियत जो है आवृत्ति का वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। ये वृत्ताकार डोनर कक्ष होता है। इसमें जो है इलेक्ट्रॉन
वृत्ताकार पथ में गति करेगा। ठीक है, डोनर आकार का निर्वातित कक्ष होता है। वृत्ताकार स्थायी कक्षा, ये डॉटेड लाइन जो है इसकी वृत्ताकार स्थायी कक्षा है। अनुनादी कोटर, ये अनुनादी कोटर है। यहाँ ये अनुनादी कोटर जो है आवृत्ति वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट होते हैं। इन्हीं के बीच में, इन अनुनादी कोटरों के मध्य का जो गैप है, इसी गैप में जो है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन का जो ऊर्जा का मान है, उसकी गति है, उसका जो वेग है, वो इन दोनों अनुनादी कोटरों के मध्य के अंतराल में ही बढ़ता है। यहाँ जो है फ्लक्स रोड लगी रहती है। इस तरह से ये इसका जो है डायग्राम होता है। आइए हम देखते हैं इसमें क्या क्या लगे होते हैं इसके। इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन में एक डोनर आकार का निर्वातित कक्ष होता है, जिसे दो वलयाकार चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखते हैं। डोनर आकार के कक्ष के अंदर फ्लक्स छड़ें रखी जाती हैं। डोनर आकार के कक्ष में दो अनुनादी कोटर होते हैं, जिन्हें नियत आवृत्ति वोल्टता स्रोत से जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार इसका जो चित्र है, इसके अनुसार इसमें क्या क्या इसकी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको व्यक्त किया गया है। इसकी क्रियाविधि को हम देखते हैं, कार्यविधि किस तरह से वर्क करता है। धनायन नहीं, ऋणायन की बात कर रहे हैं। तो जब ऋणायन इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन स्रोत से उत्सर्जित होकर इलेक्ट्रॉन डोनर आकार के निर्वातित कक्ष में प्रवेश करता है, तो चुंबकीय ध्रुवों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से इसकी गति वृत्ताकार पथ में हो जाती है तथा फ्लक्स छड़ों द्वारा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, जिससे अधिक ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन नई त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में गति करने का प्रयास करता है। तो नई जो उसकी ऊर्जा में जैसे ही वृद्धि होगी, वह नई वृत्ताकार कक्षा में गति करने का प्रयास करेगा। किंतु जो चुंबकीय फोर्सन है, जो हमने चुंबक लगाए हैं, उच्च ध्रुव के जो चुंबक लगा रखे हैं, उन चुंबकीय ध्रुवों के चुंबकीय फोर्सन के द्वारा इलेक्ट्रॉन अपने पथ को वृत्ताकार कक्षा में स्थायी रूप से बनाए रखता है, यानी कि वो दूसरे पथ में नहीं जाता है। उसके पहले वाले जो पथ है, निर्धारित पथ मध्य में, उस पथ में ही वो बना रहता है। किसके माध्यम से? चुंबकीय फोर्सन के माध्यम से, यानी कि वो पथ से नहीं भटकता है। शॉर्ट में हम कहें तो चुंबकीय फोर्सन का कार्य क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो भी पार्टिकल गतिशील है उसको पथ से नहीं भटकने देता है। जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक बढ़ जाती है, तो फ्लक्स छड़ें लगी हुई है, फ्लक्स छड़ें संतृप्त अवस्था में आ जाती है। जो फ्लक्स छड़ें हैं वो संतृप्त अवस्था में आ जाती है। अतः परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में वृद्धि रुक जाती है। इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा है उसमें जो होने वाली वृद्धि है वो क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। अतः आवृत्ति वोल्टता स्रोत द्वारा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है उसमें वृद्धि रुक जाएगी, और जो आवृत्ति वोल्टता स्रोत है, आवृत्ति वोल्टता स्रोत द्वारा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को और अधिक जो है बढ़ाया जाता है, जब तक कि उसका वेग प्रकाश के वेग के तुल्य नहीं हो जाए। तो जो आवृत्ति वोल्टता स्रोत है उसकी एनर्जी को कहाँ तक लेकर के जाएगा, कितना बढ़ाएगा? उसके प्रकाश के वेग के तुल्य नहीं हो जाती। अतः जब उसका वेग प्रकाश के वेग के तुल्य हो जाता है, इस स्थिति में त्वरित इलेक्ट्रॉन को डोनर आकार के कक्ष से क्या कर दिया जाता है? बाहर लक्ष्य पर क्या कर दिया जाता है? भेज दिया जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसका जो गणितीय विश्लेषण है उसको पढ़ेंगे। थैंक यू।